बारिश में सुना है सभी को पकौड़े और चाय शाम के नाश्ते में बहुत पसंद होते हैं, लेकिन यहाँ आशा के घर वालों को खाने में किसी भी समय पकौड़े दे दिए जाए तो मजाल है कि कोई मना कर दे। खाने में तीनों टाइम उन्हें खाने के साथ पकौड़े चाहिए ही चाहिए, वरना उनका खाना अधूरा है। सोनल और यश की शादी अभी होती है और सोनल यश के साथ उसके घर की गृह लक्ष्मी बनकर आ जाती है। अगले दिन सुबह सरोज घर के दरवाजे पर बैठी अपनी लाठी बजाती हुए कहती है, बहू अब क्या नाश्ता दोपहर में मिलेगा? नहीं नहीं अम्मा जी, बस बहू आ जाए कमरे से फिर उसे कहूंगी कुछ मीठा बना ले। है? खाली मीठा? मीठा के साथ और कुछ नहीं बनवाएगी क्या? इतने में सोनल आकर आशा और सरोज के पैर छूती है। मम्मी जी मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, इसलिए मैंने सूट पहन लिया। अरे कोई बात नहीं बहू, जब तेरी सास आई थी तो उसे कौन सा आता था साड़ी पहनना, मैं पहनाया करती थी। और अब तो सूट का जमाना है, सूट ही पहना कर। थैंक यू दादी। चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, झट से खाना चढ़ा दे। अम्मा जी को भूख लग रही है, पहले कुछ मीठा बना ले, फिर खाने में तुझे जो आता है वो बना लेना। जी मम्मी जी। आशा, तेरी शादी को 35 साल हो गए और तुझे ये तक नहीं पता नाश्ते में यहाँ क्या बनता है। झट से कह दिया जो आता है बना ले, जो सब खाते हैं वो बनेगा। नहीं बहू, तू खाने में पकौड़े बना ले। ठीक है दादी। कौन से पकौड़े बनाऊं, कच्चे आलू के या उबले हुए आलू के? अरे दोनों में से जो आता है बना ले। आशा सोनल को रसोई में छोड़ने जाती है और कहती है, बहू तुझे कुछ आए या ना आए, लेकिन पकौड़े बनाने में तुम माहिर बन जाना, चाहे जैसे भी। ऐसा क्यों मम्मी जी, अब तो वैसे भी गर्मी आ रही है, अब तो इतना तेल का खाना चलेगा ही नहीं, मुझसे ना गर्मी में खाया ही नहीं जाता ये सब। अरे गर्मी झाड़ा बरसात चाहे जैसा मौसम हो, यहाँ पर पकौड़े बिना खाना अधूरा है। दादी भी खाती हैं क्या पकौड़े? अरे वो तो सबसे पहले है खाने में, 80 की उम्र में खुद को 8 का समझती है। चल तू बना ले, मैं आती हूँ अम्मा जी को दवाई और पानी देकर। आशा सरोज के पास जाती है। अम्मा जी आप दवाई खा लो, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे अभी तो नई बहू से आलू के पकौड़े बनवा रहे हैं, दोपहर में उसे प्याज और गोभी के बनाने को बोल देना। आज उसका पहला दिन था तो मैंने कुछ कहा नहीं। पहले नाश्ता करते हैं, दोपहर में मैं ही बना दूंगी। नहीं तो तू बनाएगी तो फिर ब्रेड मिर्ची बैंगन के भी पकौड़े साथ में बना लेना। ठीक है, जिस जिसके पकौड़े खाने मैं बना दूंगी। ठीक है चल जा, अब दवाई दे दे, अब तो मुझे और 10 साल ज्यादा जीना है। सोनल बहू के हाथों के पकौड़े जो खाने हैं। हाँ अम्मा जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए, आप दवाई के बाद चाय पी लीजिएगा, फिर नहा धो लीजिएगा। ठीक है ठीक है। आशा सरोज को चाय और दवाई देती है, फिर सरोज नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर आती है। मम्मी जी नाश्ता तैयार है जैसा आपने कहा था। हाँ बहू परोस तो, मैं कब से बैठी हूँ खाने के इंतजार में। सोनल सबको आलू के पकौड़े और खीर परोसती है। कैसा बनाए खा के बताइएगा। बहू पकौड़ों के साथ इमली की चटनी और धनिया की चटनी मिल जाती तो क्या बात होती। 2 मिनट पापा जी, अभी पीस कर ला देती हूँ। अरे नहीं 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 की बहू, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा ले मनोज, ज्यादा नखरे ना कर। टमाटर का सॉस दे दे बहू बस। पकोड़े जबरदस्त बने भाभी। दादी तुम्हारे तो मजे हैं। हाँ खाली मेरे ही मजे हैं, तुम तो जैसे पकोड़े छूते ही नहीं हो। ए बहुरिया, पकोड़े अच्छे बने हैं, ये ले तेरा नेक। मुझे मेरी सास ने दी थी जब मैं बहू बनकर आई थी इस घर में, और ये अब तुझे दे रही हूँ। मैंने आशा को भी नहीं दिया था। बस तो इसी तरह मुझे रोज नाश्ते में पकोड़े खिला दिया कर। थैंक यू दादी, लेकिन दादी इतने तेल का खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस उम्र में तेल घी कम खाना चाहिए, तबीयत बिगड़ गई तो। अरे कुछ नहीं होगा मुझे पकोड़े खाकर, लेकिन हाँ बिना खाए जरूर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो मेरी खाने की उम्र है,
पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा ऊपर वाले का। नहीं नहीं दादी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। वैसे दादी, दोपहर में क्या बना लूं? दाल चावल और आलू का चोखा बना लूं क्या? हाँ, तुझे जो बनाने का मन है बना ले, लेकिन साथ में बैंगन, गोभी और प्याज के पकौड़े जरूर बनाना। हाँ बहू, दाल चावल के साथ पकौड़े मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ जी, थोड़े मिर्ची के पकौड़े भी बना लेना। क्या यहाँ हर समय पकौड़े ही बनते हैं? हाँ, हमारा खाना बिना पकौड़े के अधूरा है भाई। जैसे सब खाने के साथ अचार पापड़ लेते हैं, वैसे हम पकौड़े लेते हैं। बहू, मैं अपने जन्मदिन पर केक नहीं पकौड़े काटती हूँ। पकौड़े तो होने चाहिए खाने में भाई साहब। समझ गए ना मैडम? सोनल बड़े चाव से सबके लिए खाना बनाती है। दोपहर के समय सोनल दाल चावल और चोखे के साथ मिर्ची, बैंगन, प्याज और गोभी के पकौड़े बनाती है। आज सब घर पर रहने के कारण साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। भाभी, कमाल का खाना बना रही हो आप। बस इसी तरह से खाना बनाती रहना। थैंक यू देवर्षि। आज सोनल सुबह से ही रसोई में लगी हुई है। रात को हम सब बाहर चलते हैं। हाँ, चल, मुझे भी घूमने का मन हो रहा है। भैया एक काम करते ना, 5 बजे मूवी चल लेते हैं, फिर मूवी के बाद खाना खाकर वापस आ जाएंगे। हाँ, वैसे भी बहुत दिनों से पूरे परिवार के साथ निकले नहीं है, और शादी की भाग दौड़ से थोड़ा रिलैक्स भी मिल जाएगा। सब खाकर आराम करने चले जाते हैं। सोनल को बहुत अच्छा लगता है कि सबको उसका कितना ख्याल है और वो लोग उसे खिलाने बाहर लेकर जा रहे हैं। शाम को साड़ी पहन लूंगी, पहली बार जा रही हूँ ना सबके साथ। शाम को सोनल बहुत अच्छे से तैयार होती है और आशा की मदद से साड़ी पहनती है। फिर सब मूवी देखने हॉल पहुंचते हैं। इंटरवल के समय मनोज कहता है, कुछ खाने को ऑर्डर करो भाई। सोनल, क्या खाओगी तुम? मेरे लिए ब्रेड पकौड़े मंगवाना। मैं तो दाबेली खाऊंगा। अब मुझे भी पकौड़े ही खाने हैं भाई। सब अपने लिए पकौड़े मंगवाते हैं। तुम क्या खाओगी सोनल? सोनल हिचकिचाते कहती है, पॉपकॉर्न खाने का मन है मेरा। हाँ तो क्या दिक्कत है, खाओ ना, इतना क्यों घबरा रही हो। बाकी की मूवी देखते हुए सब खाते हैं। सोनल पकौड़े खाते हुए सबका मुंह देखती है और मन में सोचती है, सुबह से पकौड़े खा रहे हैं सब, फिर भी अभी भी पकौड़े ऐसे खा रहे हैं जैसे कितने दिनों के बाद खाने को मिला है। पकौड़े ना हो, रोटी हो गई जिसके बिना काम नहीं चलता। मूवी खत्म हो जाती है और यश कहता है, चलो मैं तुम्हें हम सबके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत। वहीं चलोगी या कहीं और? वहीं चलते ना, जहाँ का खाना सबको पसंद है। यश सबको रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ सोनल देखती है कि सब कड़ी पकौड़े खा रहे हैं। यहाँ सब एक ही खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यहाँ का सबसे फेमस डिश है। हमें ही नहीं, इन सबको भी पसंद है कड़ी पकौड़े। हाँ सच में यहाँ का सबसे लाजवाब खाना यही है। बहू तू भी खाकर देख, तुझे भी बहुत पसंद आएगा। अरे बहू पर कोई प्रेशर मत, तो उसे जो खाना होगा वही खाएगी। बेटा तू अपनी पसंद का जो चाहिए मंगवा ले। हम सब तो कड़ी पकौड़े ही खाएंगे, हम यहाँ आते ही इसलिए हैं। सोनल देखती है कि सब वही खा रहे हैं तो उसे और कुछ मंगवाने को अच्छा भी नहीं लगता। मैं भी यही कड़ी पकौड़े खा लूंगी। कड़ी पकौड़े देखकर सोनल को अच्छा तो नहीं लगता। मायके में कभी मैंने पकौड़े नहीं खाए और यहाँ हर तरह के पकौड़े देखने को मिल रहे हैं। ये मंगवा तो लिया, लेकिन कड़ी के साथ पकौड़े कैसे खाऊं, अंदर ही नहीं जाएगा। लेकिन अब मंगवाया है तो खाना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ नहीं बहुरिया, खा क्यों नहीं रही? देख, मैंने तो अपना खा लिया, एक और प्लेट मंगवा रहे यश। खा रही हूँ दादी। सोनल जैसे तैसे खाती है और खा पीकर सब वापस घर चले जाते हैं। रात में सोनल को नींद नहीं आती और वो यही सोचती रहती है कि कोई कैसे पकोड़े हर वक्त खा सकता है। आज मैंने बहुत मुश्किल से कड़ी पकोड़े खाए हैं, अब मैं नहीं शर्माने वाली। बोल दूंगी मुझे नहीं भाता, वरना ये लोग मुझे भी अपनी तरह बना लेंगे पकोड़े खाने वाली। अगले दिन सोनल सुबह उठती है और नहा धोकर रसोई में जाती है। आज ऐसा क्या बनाऊं जिससे इन लोगों को पकौड़े की क्रेविंग ना हो और ये लोग शौक से खा भी ले। कुछ चाइनीज बनाऊंगी तो दादी नहीं खाएगी। और क्या बनाऊं?
मसाला डोसा बनाती हूँ, हेल्दी एंड टेस्टी। सोनल डोसा बनाकर सबको परोसती है। डोसा देखकर किसी के चेहरे पर भी खुशी नहीं आती। अरे नहीं बहू जिया, पकोड़े नहीं बनाए का? सुबह सुबह तो मैं बस पकोड़े ही खाती हूँ। वो दादी मैंने डोसा बनाया ना, इसलिए फिर पकोड़े नहीं बनाए। भाभी मुझे भी दादी की तरह नाश्ते में सिर्फ पकोड़े ही पसंद है, नथिंग एल्स। ऐसा बहू मेरे लिए पकोड़े बना कर ला जा। अब मम्मी मैं भी लूंगा, मैं भी थोड़े पकोड़े ही खाऊंगा। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सबके लिए ही बनाने जा रही थी। सोनल देखती है कि जो डोसे उसने इतनी मेहनत और इतना वक्त लगाकर बनाए थे उसे कोई नहीं खाता, सब पकौड़े खाने लगते हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और सोनल को तीनों वक्त पकौड़े बनाने ही पड़ते हैं। एक रोज मनोज के एक बचपन के दोस्त सुरेश की बेटी की शादी होती है और मनोज को इसमें जाना होता है। अम्मा आज सुरेश के लड़के की शादी है, बुलाया है हमें और वो भी बहुत बार आने को कहा है। ठीक है तो तू यश और पीयूष के साथ चला जा। नहीं नहीं अम्मा, हम सबको चलना होगा। यश की शादी में वो पूरे परिवार के साथ आए थे, तो हमें भी तो पूरे परिवार के साथ जाना होगा। और उसने 10 बार ही कहा है अम्मा और बहू को लेकर आना है। ठीक है तो चलते हैं ना हम, बहू की भी जान पहचान हो जाएगी सबसे। शाम को सब तैयार होकर सुरेश की पार्टी में जाते हैं। सोनल मन ही मन कहती है, थैंक गॉड किसी ने तो शादी में बुलाया, अब कुछ अलग अपनी पसंद का खाने को नसीब होगा, वरना घर पर तो बनाओ भी तो पकौड़े और खाओ भी तो पकौड़े। सोनल जाते ही खाने पीने में लग जाती है। यश क्या खाना है, मन खुश हो गया। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? इतना सब कुछ रखा है, एक पकौड़े भी रख देते तो क्या बिगड़ जाता? ये शादी है, वो भी किसी और की। अब शादी में कौन ही पकौड़े रखता है, थोड़ा तो इस पकौड़ों की दुनिया से बाहर आओ। इधर अम्मा और घर के बाकी लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते। अम्मा गुस्से में मनोज से कहती है, आज के बाद मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कोई शादी है जिसमें पकौड़े ही नहीं है? ऐसी शादी में मुझे मत लाना, पेट ही नहीं भरा मेरा। अम्मा क्या करूं, तुम ही बताओ। इतने में ही सुरेश मनोज और उसके परिवार से मिलने आता है। मनोज कैसा है? अम्मा कोई कमी तो ना है? कमी? यहाँ पकौड़े ही नहीं है, बिना पकौड़े की कैसी पार्टी? मैं तो बस यही कहती हूँ। अरे अम्मा मैं भूल गया था, अब से कोई भी फंक्शन होगा मैं उसमें पकौड़े रखूंगा। सब खा पीकर वापस घर चले आते हैं। सरोज कहती है, नहीं बोरिया, पेट नहीं भरा, थोड़े पकौड़े ही बना देना, सबके लिए बनाना। मुझे तो भूखी नींद ही नहीं आएगी। प्याज और गोभी के पकोड़े बनाना। जी बनाती हूँ। सोनल थकी हारी रसोई में पकोड़े बनाने चली जाती है। ये कौन सी बात हुई, पकोड़े नहीं है शादी में तो खाना नहीं खा पाए। मैं अभी तो थक कर आई हूँ, कब तक इसी तरह मुझे पकोड़े बनाने होंगे। सोनल अब तेरी शादी को 1 महीना होने चला है और तू बस 1 महीने से पकोड़े 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 बना रही। जल्दी कुछ सोच, वरना तेरी शक्ल भी पकोड़े जैसी हो जाएगी। सोनल सबको प्याज और गोभी के पकौड़े बनाकर देती है। खाकर सब सोने चले जाते हैं। लेटे लेटे सोनल सोचने लगती है, अब कुछ ऐसा करना होगा कि सब लोग पकौड़े ही खाने छोड़ दे। अब देखो सोनल कल क्या करती है। अगले दिन सोनल रोज की तरह रसोई में जाती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तूने आलू गोभी बैंगन प्याज मिर्ची सबके पकौड़े बहुत बनाए हैं। आज बनाएगी सोनल मूली के पकौड़े, जिसे खाकर इन्हें पकौड़े से नफरत हो जाएगी। सोनल मूली धोकर छील लेती है, फिर पतला पतला कट करके बेसन में डुबोकर पकौड़े तल देती है और फिर सबको परोस देती है। भाभी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो तो आएगी ना, मैंने आज कुछ अलग ट्राई किया है। गोभी आलू बैंगन मिर्ची के पकौड़े तो बहुत खाए सबने, आज खाओ मूली के पकौड़े। मूली के पकौड़े? हाँ मूली के पकौड़े। और अब रोज यही मिलेगा नाश्ते में, क्योंकि ये हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छा है, स्पेशली बीपी पेशेंट के लिए, जो कि मम्मी जी पापा जी और दादी हैं। घर पर कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने यही बना लिया। ठीक किया ना मम्मी जी? सब पकोड़े खाते तो हैं, लेकिन पकोड़े खा के सबका मुंह खराब हो जाता है। यार भाभी कितने कड़वे ये तो।
अब इन तीनों को बीपी है, हमें तो नहीं है। बहुरिया ये अच्छे नहीं लग रहे। एक जरा स्वाद नहीं है इनमें। आप लोगों को पकौड़े पसंद है, चाहे वो जैसे भी हो। दादी, अब तो नाश्ते में यही पकौड़े बनेंगे, चाहे जो हो। मुझे डॉक्टर ने कहा है मूली खाने को, खिलाने को। पकौड़े खा खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ किया जाए जिससे बीमारी भी ना हो और पकौड़े खाने को भी मिल जाए। पेट की मजबूती का रामबाण इलाज है मूली। अब मम्मी जी, आप ही ने कहा था ना, जो भी हो पकौड़े होने चाहिए तीनों टाइम। फिर मूली में क्या खराबी है बताइए तो। इस तर्क का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और सबको मूली के पकोड़े खाने पड़ते हैं। नाश्ता तो चलो किसी तरह सलट जाता है। फिर आती है दोपहर के खाने की बारी। दोपहर में यश अपने ऑफिस में होता है, मनोज और पीयूष दुकान पर। दोपहर में तो वैसे भी मम्मी जी, दादी और मैं ही खाते हैं। चावल दाल के साथ बंद गोभी की सब्जी बना लेती हूँ और साथ में मूली के पकौड़े। सोनल दोपहर होते ही सबका खाना लगा देती है। मूली के पकौड़े देखकर सरोज हड़क जाती है। नहीं बहुरिया, मुझे चावल दाल भी दे दे। वैसे चावल दाल भी तो खाना चाहिए ना दोपहर में। दादी, मूली के पकौड़े तो लीजिए, मैंने आपके लिए ही इतने सारे बनाए हैं। आपको शौक है ना पकौड़ों का? नहीं नहीं, आज मेरा मन नहीं है। आज मैं दाल चावल और बंद गोभी की सब्जी खाऊंगी। आशा भी पकौड़ों को हाथ नहीं लगाती और बस चावल दाल और सब्जी खाती है। मम्मी जी, आप तो लीजिए, आप क्यों नहीं खा रही हैं? बहू, मैं तो ऐसे भी पकौड़े ज्यादा नहीं खाती हूँ। अब इन सब के लिए बनता है वही खा लेती हूँ। रहने दे, आज काम वाली आएगी तो उसे दे देना। सरोज को सुबह से आज पकौड़े नसीब नहीं होते तो वो चिड़चिड़ाने लगती है। दोपहर का खाना हो जाता है। आज पकौड़े खाए बिना सरोज को नींद भी नहीं आती। वो अपनी सहेली को फोन करती है। अरे मीरा, तू मुझसे मिलने भी नहीं आएगी क्या? शाम को आजा, मेरा मन कर रहा है सबसे बात करने का, और बाकी सबको भी लेती आना। अरे सरोज, अब चला नहीं जाता तो क्या करूं? ठीक है, लेकिन आ जाऊंगी। फिर पता नहीं हम सब इस तरह कब मिल पाए, कब भगवान का बुलावा आ जाए। ठीक है, आज सबको अपने पोते की बहू के हाथ के पकौड़े खिलाऊंगी। सोनल 4 बजे उठती है और उठते ही सरोज कहती है, नहीं बहुरिया, 1 घंटे में मेरी सहेलियां मिलने आ रही है। तो सबके लिए गोभी, आलू और प्याज के पकौड़े बना लेना, सबको पसंद है। हम नहीं खा सकते, लेकिन वो लोग तो खा सकते हैं। लेकिन दादी, घर पर तो कोई सब्जी ही नहीं है। तू तैयारी कर, मैं आशा से मंगवा देती हूँ। सरोज आशा को बाजार भेज देती है सब्जी लाने। मेरी तरकीब काम कर गई। पकोड़े खाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो खा के रहूंगी मैं पकोड़े। सोनल ये सुन लेती है। दादी, मैं भी अब आप सबको पकौड़े छुड़वा कर रहूंगी। आशा सब्जी लेकर आती है और सोनल को देते हुए कहती है, बहू, मुझे पकौड़े और चाय मेरे कमरे में ही दे देना, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है मम्मी जी। इधर सरोज की सहेलियां आती है। सोनल सबका बहुत मान करती है, सबको चाय पानी और साथ में समोसे देती है। सरोज सोनल को इशारा करती है कि वो पकौड़े बनाकर ले आए। दादी, पकौड़े बन रहे हैं, ला रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं लूंगी, मेरा पेट भर गया। मेरा भी बहू। वैसे सरोज, बहू बहुत अच्छी और संस्कारी है। समोसे बहुत अच्छे हैं। इन लोगों को कहने दे, तू पकोड़े लेकर आ जल्दी से, कैसे नहीं खाएगी। सोनल मूली के पकौड़े लेकर आ जाती है। सरोज सोच रही थी अब उसे गोभी, बैंगन, आलू, प्याज के पकौड़े खाने को मिलेंगे, लेकिन मूली के पकौड़े देखकर उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। अब तू ही सरोज खा, हम तो चले। सब चले जाते हैं। ये क्या है? क्या कहा था मैंने तुझसे? क्या करती दादी, बेसन खत्म हो गया था, अभी कौन ही लाता, तो सुबह की घोले हुए मूली के पकौड़े ही तल दिए मैंने। अरे अब तू ही खा इसे। सोनल अब इसी तरह बाकी पकौड़े की जगह मूली के पकौड़े ही हर वक्त बनाने लगती है और 3 दिन में ही सबका पकौड़े का नशा उतर जाता है। सोनल, मुझे पकौड़े नहीं चाहिए, मैं बिना पकौड़े ये खाना खाऊंगा।
हाँ भाभी, आप जो खाना बनाती हो ना बस वही बनाओ। एटलीस्ट आपके इस मूली के पकौड़े से तो अच्छी है। बहू तूने तो मुझे पकौड़ों से नफरत करवा दी। नहीं खाने मुझे पकौड़े, तू ही खा। सब पकोड़े खाना छोड़ देते हैं। सोनल की तरकीब काम कर जाती है और अब वो हर रोज अलग अलग डिश सबके लिए प्यार से बनाती है। मैंने कहा ना मैं रसोई का काम करूंगी। क्यों? सिर्फ तुम ही क्यों करोगी? क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है रसोई को संभालने का। अच्छा जी, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। बल्कि तुमसे ज्यादा अच्छा खाना मैं बनाती हूँ तो मेरा ज्यादा हक होगा रसोई को संभालने का। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम तो अलग ही गलत फहमी में जी रही हो। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकलो जरा। दोनों बहुएं लड़ रही थी, तभी वहां घर की सबसे छोटी बहू भी आती है। वो भला कैसे इन दोनों से पीछे रह सकती थी? आप दोनों का लड़ना तो हर रोज का ही है, इसलिए जिसको लड़ना है बाहर जाकर लड़ सकता है। मेरे लिए रसोई खाली छोड़ दो प्लीज। रसोई में ऐसे माहौल खराब करना शोभा नहीं देता। हाँ जरूर, तुम तो कहीं की महारानी हो ना जो तुम्हारे लिए हम रसोई खाली छोड़ दे। हाँ बिल्कुल सही समझा। अब महारानी का ऑर्डर समझकर आप दोनों यहाँ से चली जाइए। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस रसोई में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाने वाली। मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। तीनों जिद करके रसोई में डेरा जमा कर बैठ गई थी। तभी वहां एंट्री होती है उनकी सासू माँ की। अरे तुम तीनों का ड्रामा फिर से शुरू हो गया? क्या करूं मैं तुम तीनों का? सुबह सुबह तुम्हें कोई और काम नहीं होता है क्या? मम्मी जी आपको पता है ज्यादा गलती किसकी है? मेरा फर्ज है किचन को संभालना, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और ये कर्तव्य कोई और नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी बहू ही अच्छे से संभाल सकती है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखा, तुम भी एग्री करती हो ना? हाँ, कब से आप रसोई संभाल रही है? अब आपकी उम्र हो चली है, इसलिए अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी, चिंता मत कीजिए। बस बस, न सबसे छोटी को काम करने की जरूरत है न सबसे बड़ी को काम करने की जरूरत है। रसोई का काम बीच वाली को करना चाहिए ताकि छोटी को भी आराम मिले और बड़ी को भी सुख मिले। तीनों बहुओं में रसोई के काम को लेकर ऐसे बहस होती रहती थी और विमला अपना माथा पीटते हुए कहती है, इन तीनों को तो बस रसोई के काम से ही प्यार है, बाहर का तो कोई काम ही नहीं दिखता। इनके बीच में बोलना ही बेकार है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। सुमन अपने ससुर रमेश के पास जाती है और कहती है, पापा जी चीनी खत्म हो गई है। ठीक है बेटा, अभी ले आता हूँ। अच्छा बेटा बताओ, और कोई सामान लाना है क्या? नहीं नहीं पापा जी, और कुछ नहीं लाना, बस आप चीनी ले आइए। अच्छा ठीक है, अभी लाता हूँ। तभी रमेश चीनी लाने के लिए एक दुकान पर जाता है और चीनी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो चीनी लेकर रसोई की तरफ जाता है, लेकिन रसोई में जाने से पहले टेबल से टकराकर चीनी की थैली फट जाती है और सारी चीनी गिर जाती है। ओहो, ये क्या हो गया? वो सुमन को आवाज लगाता है, सुमन बहू इधर आओ तो। रमेश की आवाज सुनकर सुमन वहां आती है। सुमन बहू, यहाँ चीनी गिर गई है, इसे आकर उठा दो। अरे पर पापा जी, मेरा काम सिर्फ रसोई के अंदर का है, मैं बाहर का नहीं करूंगी। वैसे भी ये खराब हो गई है, अब इसका क्या ही करेंगे आप? अरे बेटा, इसमें खराब क्या हुआ है? इस चीनी को तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना तो कम से कम उठा तो दो। नहीं पापा जी, आपको पता है ना मेरी बुकिंग सिर्फ किचन तक रहती है, तो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दीजिए ना। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। भगवान, इन बहुओं का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब रमेश अपनी दूसरी बहू को आवाज लगाता है, पायल बहू, तुम ही यहाँ पर झाड़ू लगा दो, मुझसे यहाँ चीनी गिर गई है। पर पापा जी, मेरा काम तो रसोई का ही है, मैं भी बाहर का कोई काम नहीं करूंगी। आप रिया को बोल दो ना, वो उठा देगी। रिया बहू, तुम इस चीनी को साफ कर दो। पर पापा जी, मुझसे रसोई के बाहर का काम नहीं होगा। वैसे भी ना ये गंदी हो चुकी है, हम इसे कहीं यूज भी नहीं कर सकते। अरे मैं क्या करूं अभी इन तीन बहुओं का? इन्हें तो रसोई के बाहर का कुछ सोचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी गिरा रहे। इतना सुनकर विमला भी वहां आती है और देखती है रमेश खुद ही उस चीनी को साफ कर रहा था। अरे आप क्या सफाई कर रहे हैं? मुझसे या बहुओं से कह देते। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा? लेकिन उन्हें रसोई के बाहर की दुनिया नजर आती है क्या कभी? सही कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। इन तीनों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है, इन्हें तो रसोई के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हटिए, मैं कर देती हूँ। इतना बोलकर विमला खुद ही उस चीनी को साफ करने लगती है। तभी उनका बड़ा बेटा सुमित वहां आता है। मम्मी, मेरी फाइल कहाँ रखी है? अरे अभी भी माँ के पल्लू से बंधा रहेगा क्या? मुझे क्या पता तेरा सामान का है, जाकर अपनी पत्नी से पूछ। आपको लगता है मम्मी मैंने पूछा नहीं होगा? लेकिन सही बात है, मैं भला कैसे भूल जाती हूँ। रसोई में तो पैदा हुई है ये तीनों बहू है।
रुक, मैं ही देती हूँ तेरा सामान। विमला फाइल ढूंढकर सुमित को देती है। आखिर तीनों रसोई का ही काम क्यों करती थी? उन्हें वैसे तो रसोई का काम करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही लगता था कि रसोई का काम घर के बाकी काम से बहुत कम होता है, जिस वजह से रसोई के काम को लेकर तीनों में मुठभेड़ होती रहती थी। ऐसे ही एक सुबह विमला को टेबल पर रखी सब्जियां नजर आती है। सुमन, रिया, पायल, अरे कहाँ हो तीनों? जी मम्मी जी, कहिए क्या हुआ? हाँ मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? कल मैं बाजार से सब्जी लेके आई थी, सारी की सारी सब्जी ऐसे ही टेबल पर रखी हुई है, ये रसोई में क्यों नहीं रखी? क्योंकि ये रसोई का काम थोड़ी ना है मम्मी जी। हाँ, और हम तो बस रसोई का काम करते हैं, रसोई के बाहर का काम थोड़ी ना करते हैं। इसीलिए सब्जियां पड़ी है या नहीं पड़ी, इस बात का मुझे क्या पता। हे भगवान, ये रसोई का काम नहीं है तो कैसा काम है? सब्जियां भी तो रसोई में ही चाहिए होती है। लेकिन सब्जियां रखी तो रसोई के बाहर थी ना मम्मी जी। अरे तुम्हारा मैं क्या करूं, रसोई के काम के साथ घर के और काम भी जरूरी है। होते होंगे मम्मी जी जरूरी, लेकिन सबसे जरूरी तो रसोई का काम है, जो कि मैं करती हूँ। और इससे ज्यादा काम मैं करती हूँ, और इन सबसे ज्यादा काम मैं करती हूँ। घर में रसोई है या भूल भुलैया, जो तीनों की तीनों ही इतना खो जाती हो काम में कि सारी सब्जियां खराब करती। चलो उठाकर रखो इन्हें रसोई में। मैं नहीं रखूंगी। मैं भी नहीं रखूंगी। मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। इतना बोलकर तीनों बहुएं चली जाती है और सास गुस्से में बड़बड़ाती हुई सब्जियों को उनकी जगह पर रसोई में रख देती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन तीनों बहुओं का रसोई के काम को लेकर बहस करना ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे, तीनों वहां एकदम सीरियस होकर खड़ी थी। क्या हो गया आप तीनों, हमें ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ। अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम भी साथ में बैठ जाओ ना, खाना खा लो, कम से कम ऐसे घूरो तो मत। इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बिग बॉस में खाना खा रहे हैं। सच में हमारे ऊपर ऐसे क्यों नजरें गड़ाई जा रही है? तीनों के पति इतना बोलकर अपनी अपनी पत्नियों को देखने लगते हैं। तभी विमला बोलती है, पक्का ये तीनों रसोई के काम को लेकर कुछ सोच रही होगी, तभी ऐसे देख रही है। बिल्कुल सही पकड़े हैं मम्मी जी, बस आप जल्दी से खाना खा लें, उसके बाद बर्तन धोने हैं रसोई में। तुम क्यों? मैं साफ करूंगी बर्तन, वो भी एकदम चमका चमका कर, ऐसा लगेगा जैसे आज ही नई खरीद कर लाए। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को इतनी फिक्र करने की। मैं तो पहले ही हाथ में साबुन और बाल्टी लेकर खड़ी हूँ। सबके खाना खाते ही मैं झूठे बर्तन बाल्टी में भरकर फटाफट से रसोई में ले जाऊंगी और तुम दोनों बाहर का काम कर लेना। अरे यार, हद हो गई तुम दोनों की भी। रसोई के काम को लेकर कौन इतना पागल होता है? और नहीं तो क्या, उसके अलावा भी तो कितने काम है। और अगर काम करने का इतना शौक है तो हमें बता दो, हम तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे। ऑफिस का काम नहीं करना, बस रसोई का काम करना है। हाँ, रसोई का काम करो और सुखी रहो। हर बहू का पहला काम रसोई संभालना होता है। बातचीत के बीच में सभी लोग खाना खा लेते हैं और तीनों बहुएं लड़ती झगड़ती झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाने लगती है। और झपट की वजह से कुछ बर्तन जमीन पर गिर जाते हैं। तब विमला आती है, अगर तुम तीनों को काम करना है ना तो जरा आराम से काम कर लिया करो, यहाँ बिल्लियों की तरह लड़ाई करना तो बंद करो। ऐसे ही एक दिन विमला नजरें घुमाकर अपने घर को अच्छे से देखती है और उसे हर जगह मकड़ी के जाल और गंदगी नजर आती है। तभी वो अपनी तीनों बहू को बुलाती है, तुम तीनों मेरी बात सुन लो ध्यान से, घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए खाना मैं बना दूंगी, एकदम होटल जैसा। बस खाना बनाने तक ही बात खत्म नहीं होगी। तो मम्मी जी, घर की भी अच्छे से साफ सफाई करो। उसमें तो तुम तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो सब मुझे ही करना पड़ता है। हमसे ना हो पाएगा, मैं तो बस रसोई का काम करूंगी, आप इन दोनों से करवा लीजिए। मुझसे भी नहीं होगा, मैं कर लूंगी रसोई का काम, बाकी आप इन दोनों से करवा लो। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों करोगी बाहर का काम, रसोई का काम मैं करूंगी। तुम तीनों की तीनों करोगी, वरना मैं रसोई को ताला लगा दूंगी। फिर तुम तीनों में से कोई भी रसोई का काम नहीं कर पाएगा। पर आपको पता है ना, हम बस रसोई का काम करते हैं, हमें नहीं आते घर के बाकी सारे काम। और नहीं तो क्या, आप घर का काम करने के लिए कोई नौकरानी रख लो। तुम तीनों घर में हो, ये क्या काम है जो मैं अलग से एक और नौकरानी ले आऊं? आपके कहने का मतलब है हम नौकरानी हैं? हाँ, और वो भी रसोई में काम करने वाली। चलो अब चुपचाप जाओ और घर का काम करो। तब तक के लिए मैं रसोई को ताला लगाकर कुर्सी डालकर बाहर ही बैठी रहूंगी। इतना कहकर विमला जल्दी से आती है और रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देती है और कुर्सी डालकर हाथों में कोल्ड ड्रिंक लेकर वहीं पर बैठ जाती है। अब तीनों बहुएं जैसे तैसे मन मार कर घर का काम करती हैं।
जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, सबसे पहले मैं अंदर चली जाऊंगी और मैं करूंगी सारा काम रसोई का। मैंने मम्मी जी पर पूरी नजर रखी हुई है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं इन दोनों को पागल बनाकर खुद अंदर चली जाऊंगी। इन दोनों को तो मैं यही दिखाऊंगी कि मैं बाकी के काम में लगी हूँ, फिर मैं इन दोनों को चकमा देकर अंदर चली जाऊंगी। तीनों ही अपने अपने दिमाग में रसोई में जाने की तरकीब बना रही थी और घर का काम खत्म करती है। घर का काम खत्म होने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। विमला जल्दी से दरवाजा खोलती है और सामने डिलीवरी वाला हाथों में ढेर सारा खाना लिए खड़ा था। विमला पैसे देकर डिलीवरी बॉय से खाना लेती है और अंदर आती है। ये क्या है मम्मी जी, ये किसके लिए मंगवाया आपने इतना सारा खाना? और किसके लिए? अपने लिए। पर क्यों मंगवाया जब हम तीनों हैं? क्योंकि मुझे पता था अगर तुम तीनों रसोई में चली गई तो फिर घर का काम नहीं करोगी, इसलिए मैंने भी पहले से ही बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया और जानबूझकर झूठ बोलकर ये सब कुछ किया ताकि तुम रसोई के अलावा भी काम करो। कोई बात नहीं, आज तो आपने हमें चकमा दे दिया, लेकिन आगे से आपकी नहीं चलेगी। अब हम दिन रात रसोई में ही रहेंगे, देखते हैं कैसे ताला लगाती है आप हमसे और कैसे बाकी के काम करवाती हैं। विमला हंसते हुए रसोई का ताला खोलती है और बना बनाया खाना रसोई में रख देती है। ऐसे ही अगली सुबह के 4 बजे रोहन और पवन विमला के कमरे के बाहर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। मम्मी जल्दी उठो, हमारी पत्नियां लापता हो गई हैं। हाँ जल्दी उठिए, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? पता नहीं पापा, हमारी पत्नी कहाँ चली गई है। रात को साथ में सोई थी, सुबह उठकर देखा तो है ही नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो, घर में ही होगी। मैंने छत पर, बाथरूम में, इधर उधर हर जगह देख लिया, मुझे नहीं दिखी। घर छोड़कर कहाँ जा सकती है बहू? विमला, कहीं तुमने बहू को कुछ कहा तो नहीं था? सभी लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, आखिर घर की बहू कहाँ चली गई। सारा घर देख लिया पर एक जगह रह गई है। चलिए। विमला सभी को लेकर रसोई में पहुंचती है और जल्दी से रसोई की लाइट ऑन करती है, जहां सामने का नजारा देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रिया, पायल और सुमन तीनों ही रसोई के फर्श पर अपना बिस्तर बिछाकर आराम से राटी मार रही थी। लो, ये यहाँ सोई है और हम इन्हें पूरे घर में ढूंढ रहे थे। पर अपना कमरा छोड़कर रसोई में क्या कर रही है? ये तीनों रसोई में पैदा हुई है और रसोई में ही मर जाएंगे, मुझे लगता है। विमला, क्या बोल रही हो सुबह सुबह? अरे और क्या कहूँ, इन तीनों की तीनों को रसोई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पवन जल्दी से रिया, पायल और सुमन के मुंह पर पानी छिड़कता है। तीनों बहुएं हड़बड़ा कर उठ जाती हैं। क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, रसोई कोई सोने की जगह है क्या? क्यों, रसोई सोने की जगह क्यों नहीं है? रसोई में हम सब कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, सबसे पहले मैं आई थी सोने के लिए, आप दोनों कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब तुम सोई थी मैं तभी आई, ये पता नहीं कब आ गई। जब तुम दोनों सोई थी तब मैं भी आ गई। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों मुझसे चालाकी कर जाओगी? अगर मैं सही कह रही हूँ तो तुम तीनों रसोई का काम करने के लिए रसोई में सोई थी ना? बिल्कुल सही मम्मी जी, हम तीनों सोए इसलिए थे, काम जो करना है हमें रसोई का। सत्यानाश जाए तुम तीनों का। इस रसोई के काम के चक्कर में तुमने पूरे परिवार वालों के नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे हमने आपको थोड़ी ना कहा था अपनी नींद खराब करने के लिए। जाइए, जाकर अपने कमरों में सो जाइए। वही तो, हमें जो करना है हमें करने दीजिए। बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और तीनों बहू का खाना, सोना, पीना सब कुछ रसोई में चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन सुरेश अपने खाने की झूठी प्लेट रसोई में रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है और प्लेट में बची हुई सब्जी आधी रसोई के अंदर आधी रसोई के बाहर बिखर जाती है। अरे बहू, जरा साफ कर देना इसे। जी पापा जी, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। ये प्लेट मुझे दे दीजिए। हाँ बहू, ये लो। सुमन प्लेट पकड़ती है और उसके बाद जितनी सब्जी रसोई के अंदर गिरी होती है वो उसे साफ कर देती है और रसोई के बाहर वाली सब्जी बिखरी रह जाती है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे बहू, अंदर की साफ सफाई तुमने कर दी तो बाहर की कौन करेगा? मैं तो बस रसोई के अंदर का काम करती हूँ ना बहू जी, रसोई के बाहर के काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, बाहर का काम नहीं है क्या? और ये सब्जी बनी तो रसोई में है। हाँ, रसोई में जरूर बनी है, लेकिन जितनी रसोई के अंदर फैली थी वो मैंने साफ कर दी। बाहर वाली से मुझे कोई मतलब नहीं है। अरे या बहू, तुम साफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं भी सिर्फ रसोई का ही काम करती हूँ। रसोई के अंदर जो काम है वो बताइए, अगर उनमें से कुछ करना है तो ठीक है। पायल बहू, तुम साफ कर दो, चलो इसे। मेरा भी इन दोनों का जैसा ही जवाब है पापा जी, मैं नहीं करने वाली। मुझे भी रसोई का काम ही करना आता है, बस और कुछ नहीं आता। तभी वहाँ विमला, रोहन और पवन भी आते हैं।
सुरेश उन्हें सारी बात बताता है। अब ये कौन सी बात हुई? घर में रसोई भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? बिल्कुल सही। और हम पाकिस्तान है, तुम हिंदुस्तान हो। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हमें कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी कह लो, ये काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तीनों के तीनों बोल तो ऐसे रही हो जैसे रसोई में नहीं किसी लोकसभा में खड़ी हो। कमाल की बहू है हमारी, आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने किसी भी घर में। सच में लोगों की पत्नियां तो रसोई के काम से भागती है और हमारी पत्नियां रसोई के काम में ही घुसती चली जा रही हैं। सही है, कलयुग है बे, कलयुग। यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिन मौसम बरसात और औरतों की बात कभी कोई नहीं समझ सकता। तभी तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि इन तीनों को कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है। ये रसोई में ही पैदा हुई है और रसोई में ही रहेगी। सही कह रही है मम्मी जी, रसोई के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। रसोई हमारा घर है, रसोई हमारा असली ससुराल है। रसोई के काम के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तीनों बहू की ऐसी बातें सुनकर बाकी सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं।